पीएसए लाने वाले आप थे, पैलेट को यहाँ लाने वाले आप थे। आप वाइट कॉलर मर्डर से ऐसा कहा जाता है। आपने यहाँ पर जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है उनको बेचा। यहाँ पर कत्लो गारत जो है वो आपने कराया। ये इल्जाम है कत्लो गारत कश्मीरी पंडित के साथ। मैं माफी चाहता हूँ, कश्मीरी पंडित के साथ जिन लोगों ने यहाँ खुद बंदूकें इस्तेमाल की, वो हमें कत्ल करने का हमारे ऊपर हमें वो तो कह रहे हैं इलेक्शन रिगिंग से ये सब हुआ। माफी चाहता हूँ ना, बंदूक लाया किसने? तो इन स्टेटमेंट्स पे आप क्या कहेंगे लोगों को? मैं क्यों कहूँ कुछ? जिन लोगों ने खुद अपनी हाथों में बंदूकें उठाई, वो मेरे ऊपर क्या इल्जाम लगाएंगे? पीएसए, मैंने खुद कहा कि जम्मू कश्मीर से हम पीएसए हटाएंगे। मैं वादाबंद हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आई, पहले फैसलों में पीएसए को यहां से हटाने का फैसला होगा। आपने पैलेट गन की बात की जी, ये कहां थे 2018 में, 2016 में कहां थे जो आज मेरे खिलाफ इल्जाम लगाते हैं? तो इन्होंने हुकूमत छोड़ी? बात की इन्होंने उस वक्त जब वहां दूर ट्रॉफी की बातें चल रही थी, जो ये व्हाइट कॉलर वाली बात करते हैं। मैं उनसे पूछता हूं कितने उन्होंने मेरे वर्कर मरवाए हैं। मैं कभी बंदूक का जो है जस्टिफाई नहीं करूंगा। आप उमर साहब, आप बंदूक की बात कर रहे हैं, वहीं ये भी इल्जाम तो लग रहा है कि इख्वानीज के साथ आपका लिंक था। 1996 से 2002 तक इख्वानीज एक्टिव थे। आप जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है उनको एड्रेस करते थे, उनकी जो इवेंट्स होते थे उनकी रैलीज में जो है वो भाषण देते थे। आज भी हैं। और ये भी कि उनको मैंडेट भी दिया गया, जिन्होंने लोगों को मारा, हर पार्टी ने दिए, उनको मैंडेट भी दिया गया। आज कोई ऐसी तंजीम नहीं है कश्मीर में जो आपको ये कह सके उन्होंने किसी फॉर्मर इख्वानी के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाया। सजाद गनी लोन साहब जो हैं, आज आपके चैनल पे ये कहे कि उनको बांडीपुर से एक भी वोट नहीं चाहिए। जरा कहें, आपके चैनल को बुला के कहें कि मुझे बांडीपुर से एक भी वोट नहीं चाहिए, मुझे सुंबल सोनवारी से एक भी वोट नहीं चाहिए। मैं मानूं, जरा बुलाएं। जो कल तक बॉयकॉट का कॉल दे रहे थे, आज नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे? वो आप उनसे पूछे, मैं कैसे कह सकता हूँ? जाइए मीर भाई साहब से पूछिए। उमर साहब, ये यही तो कह रहे हैं ओपोजिशन वाले कि यहाँ ट्रेंड चलता था कि इस हुकूमत ने इतने मारे हैं और अब जो दूसरी हुकूमत बनेगी वो इतनों को मारेंगे। मैं नहीं गिन रहा हूँ, गिनती वहां से हो रही है। मैंने कम से कम जो मेरे दौरे हुकूमत में हुआ, मैंने उसके लिए माफिया मांगी, अफसोस का इजहार किया। मैं बार बार कहता रहा कि गलती हुई, नहीं होना चाहिए था, और मरते दम तक पछताऊंगा। I challenge you. Let me finish. I challenge you. Do an interview like this with this tone, with the LG. I challenge you. Hopefully, इंशाल्लाह, hopefully. नहीं मिलेगा आपको मौका। हो ही नहीं सकता है। मौका ले लेंगे हम, मौका ले लेंगे, सवाल पूछने का मौका। आर्टिकल 370 की मनसूखी से पहले आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलते हैं, आप भी मिलते हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी मिलते हैं और जस्टिस हसनैन मसूदी भी मिलते हैं। फिर आपसे पूछा जाता है कि आप क्यों मिले? आप कहते हैं इलेक्शंस को लेकर, असेंबली इलेक्शंस को लेकर हमने बात की। क्या ये मैंने नहीं कहा। क्या बात हुई थी? मैंने असेंबली इलेक्शंस के बारे में बात ही नहीं की। मुझसे सिर्फ ये पूछा गया कि कैसी बात रही, मैंने कहा अच्छी बात रही। और मैंने उसके बाद ये भी कहा कि हम जो प्राइम मिनिस्टर ने हमें कहा, हम गलत समझे। मैंने उस वक्त प्राइम मिनिस्टर से कहा था, हमने गुजारिश की कि जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा कदम ना उठाया जाए जिससे कि यहाँ माहौल बिगड़ जाए या लोग परेशान हों या लोगों को कोई तकलीफ पहुँचे। वज़ीर आज़म से हमने कहा कि उनका कोई इरादा नहीं है इस तरह का कदम उठाना। तो हमने सोचा कि सब ठीक रहेगा, लेकिन 2 दिन के बाद कुछ उल्टा ही हुआ। अब चलिए, गलती हो गई। तो अगर ये कहा जाता है कि आपको पहले से ही ये पता था ऐसा होने वाला है और आप हाउस अरेस्ट भी होंगे, ये भी आपको पता था? पता था। इन इल्जामों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, हम सब ने एक दिन ऊपर जाना है। अल्लाह ताला के सामने हमें हर चीज़ का जवाब देना होगा। अल्लाह ताला गवाह है। अगर हमें पहले से पता था कि ये 370 का होना है और हमें गिरफ्तार होना है, लोग यहाँ जो फैसला करेंगे मुझे उससे कोई गिला नहीं है। मुझे डर लोगों का इतना नहीं है जितना मुझे अल्लाह का डर है। मतलब जो लोग आपको वोट करेंगे उनको तो कम से कम आप क्लैरिफाई करेंगे। मैं इससे ज़्यादा क्लैरिफाई नहीं करूँगा। मैं ये जानता हूँ कि जब मुझे अल्लाह ताला के सामने हर चीज़ का जवाब देना होगा, मेरे पास इस बात का जवाब ज़रूर होगा कि मुझे 370 का बिल्कुल इल्म नहीं था, ना मुझे हाउस अरेस्ट होने का इल्म था, नहीं था हमें पता।
पीडीपी को साइडलाइन किया गया है, पीडीपी को इग्नोर किया गया है? इज इट एन इनफॉर्मल रिपल्शन? हुआ मुफ्ती जी ने सब को वहाँ पे अपनी तकरीर में कहा कि जो भी फैसला फारूक अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर की सीटों पे लेते हैं वो पीडीपी को काबिल कबूल होगा। उन्होंने उस वक्त फारूक साहब को जिम्मेदारी दी कि आप फैसला करिए सीटों का। उस वक्त महबूबा ने अपनी तकरीर में ये क्यों नहीं कहा कि फारूक साहब हमें बुलाएंगे, बिठाएंगे और हमसे बात करेंगे? पीएचडी को खत्म किसने किया? हमने तो नहीं किया ना। पीएचडी खत्म है। पीएचडी में रहा क्या? क्यों पीएचडी क्या सीटों के लिए था? ऑब्जेक्टिव क्या था उसका? उसका ऑब्जेक्टिव था जम्मू कश्मीर की जो खोई हुई हमारी जो इज्जत है, शनाख्त है, वकार है, पहचान है, उसको हम वापस हासिल करें। अब कैसे होगा उमर क्यों नहीं साहब? होगा? उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है आपके पास? 170 को आपने कहा पहले छूने नहीं देंगे, फिर आपने कहा हम वापस लाएंगे। अब आप किसकी सियासत करेंगे? अब आप क्या कहेंगे लोगों से? जो पहले ही बीजेपी के गोद में जाके बैठ चुके हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में अच्छी बात कहाँ करेंगे? अच्छा, ये जो गोद में बैठे हैं ये किन की बात कर रहे हैं? किन की बात? जिनको पिछले दिनों तरुण चुग मिले, जिनको आप ए टीम, बी टीम या सी टीम कहते हैं, वो आप पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि ये भी तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रहे हैं वाजपेयी के दौर में। फर्क ये है कि मैं खुल के सामने आया, मैं पीछे छुपा नहीं रहा। तो खुल के कहे ना कि हाँ जी हम बीजेपी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्यों नहीं कहते हैं? मैं तो खुल के कहता हूँ, मैं फख्र से कहता हूँ कि मैंने वाजपेयी साहब के साथ काम किया, मुझे फख्र है कि मैंने किया। ये वो वाजपेयी साहब हैं जिन्होंने यहाँ जमहूरियत, कश्मीरियत पे जोर दिया, इंसानियत पे जोर दिया, जिन्होंने मुगल रोड का रास्ता, जिन्होंने ये मुजफ्फराबाद रोड का किया यहाँ पे, जिन्होंने अमन की बात की, जिन्होंने ये कहा कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। मैंने उस वाजपेयी के साथ काम किया। अल्लाह ने उनको ज़िंदगी रखी नहीं थी, अगर मुझे फिर मौका मिलता मैं फिर वाजपेयी साहब के साथ काम करता। अरे जनाब, यहाँ सरकारी मुलाजमों को ईद के रोज़ छुट्टी नहीं मिली। आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं? आप भी उस वक्त मौजूद थी वहाँ दरगाह शरीफ हजरतबल में। इमाम साहब को सज़ा के तौर पे उठा के क्यों लिया वहाँ से? क्योंकि एक इंसान ने वहाँ इस्लाम कबूल किया। वो तो और बीजेपी के एजेंडा क्या जबरदस्ती कराया गया था। अरे आप भी थे वहाँ पे, मैं भी था, मैं वहाँ मौजूद था मौके पे। एफआईआर भी उस पे लॉन्च की गई। यार हुकूमत तो इनकी है ना, एफआईआर तो करेंगे बेचारे के खिलाफ। हुकूमत इनकी है, बेइज्जती हुई ना इनकी। जो वो श्राइन बोर्ड को संभालने वाली लेडी है उसकी तो हालत खराब हो गई होगी दिल्ली में। उनसे तो पूछा गया होगा कि हमने आपको मिनिस्ट्री का दर्जा दिया, गाड़ियां दी, टूटू दिया, सारा कुछ दिया और आप ये भी नहीं रोक पाई। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद हालात बदले, मतलब आज के हालात बदले। लोग ज्यादा परेशान हुए, लोग ज्यादा मायूस हुए। डेवलपमेंट हुआ? मुझे तो दिखा नहीं। पीस किस लिहाज से? आपसे पूछ रही हूँ मैं। मुझे तो नहीं दिख रहा। चाहे हम 2010 की बात करें, क्या केबल टीवी नेटवर्क्स आपकी दौरे हुकूमत में बैन नहीं हुई थी? हुई थी। क्यों हुई थी? हालात थे ऐसे। आज क्या? मैंने कभी नॉर्मल सी का उस दौर में क्लेम नहीं किया। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़ हब। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उमर अब्दुल्ला साहब। उसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट भी है और अब बारामूला से लोकसभा कैंडिडेट भी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, क्योंकि लोगों के भी बहुत सारे सवाल हैं, ऑपोजिशन के भी इल्ज़ामात हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सारे सवालों का जवाब देंगे। उमर साहब, क्योंकि अब पहले तो ये था कि सोचा जा रहा था कि बारामूला से आगा सईद रुहुल्ला जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे और आप जो है श्रीनगर से कॉन्टेस्ट करेंगे। कौन सोच रहा था? अफवाहें यही फैल रही थी। जस्ट वांटेड टू आस्क यू कि ऐसा क्या हो गया कि आप बारामूला से इलेक्शन लड़ रहे हैं? यही तो मुसीबत है ना, आप लोग अफवाहों पे जाते हो। इलेक्शन के टाइम पे अफवाहों का ही यहाँ दबदबा ज़्यादा होता है, लेकिन इस तरह का कोई फ़ैसला पार्टी ने नहीं लिया था। हमारा जो है तरीका ही ऐसा रहता है, हम मशवरा करते हैं। हालात जैसे जैसे बदलते रहे, बदलते हालात के बुनियाद पे हमें भी अपने फ़ैसले जो हैं उन हालात को मद्देनज़र रखते हुए लेने होते हैं। और जब हमने देखा कि दिल्ली और बीजेपी का सबसे ज़्यादा दबाव जो है वो नॉर्थ कश्मीर पे है, उनके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं बी टीम, सी टीम वगैरह को एक साथ लाने की, उसका सबसे ज़्यादा असर रसूख बारामूला में देखने को मिल रहा है। तो हमने भी सोचा कि क्यों ना हम भी अपना एक गुगली फेंकें और
तंजीम ने फ़ैसला किया कि मैं वहाँ से इलेक्शन लड़ूँ। क्या हम ये समझे कि बारामूला में कंपटीशन ज़्यादा था या कॉम्पिटिटर बड़ा था इसलिए नहीं, ऐसा आप मैदान में? मैं जैसे मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, मेरा मुकाबला वहाँ के किसी कैंडिडेट के साथ नहीं है, मेरा मुकाबला बीजेपी के साथ है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि बीजेपी ने अपना तो कोई उम्मीदवार वहाँ से उठाया नहीं है। बीजेपी वाले पीछे से जो है हाथ में लगाम रखे हुए टांगे को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और तो मेरी लड़ाई दिल्ली और बीजेपी के ख़िलाफ़ है। उनका जो आगे मुखौटा आपको दिख रहा है, मेरी लड़ाई उनके ख़िलाफ़ नहीं है। अच्छा उमर साहब, आपने हाल फिलहाल में ही जब कैंडिडेट्स का ऐलान किया लोकसभा के लिए तो आपने कांग्रेस का जिक्र किया कि कांग्रेस को आप जो है 3 सीट्स के लिए सपोर्ट करेंगे और 3 सीट्स के लिए वो आपको सपोर्ट करेंगे। इस बीच में हम इंडिया अलायंस की बात करें या इंडिया ब्लॉक की बात करें या हम गुपकार अलायंस की बात करें तो पीडीपी को साइडलाइन किया गया, पीडीपी को इग्नोर किया गया। इज इट एन इनफॉर्मल रिपल्शन? किसी ने पीडीपी को इग्नोर या साइडलाइन नहीं किया। सबसे पहले ये ना हम नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीएजीडी में या इंडिया ब्लॉक में हम सीटों के गर्ज से आए। सीट हमारा मकसद नहीं था, ना आज भी हमारा मकसद है। हम आए थे एक मंजिल को तय करने के लिए और वो मंजिल आज भी हमारा मिशन है। लेकिन वो लोग जिन्होंने इंडिया ब्लॉक को या पीएजीडी को सीटों पे उतारा और सिर्फ एजेंडा छोड़ के वो सीटों पे बात करना शुरू कर गए, ये सवाल आपको उनसे करना होगा। देखिए, किसी भी सीट शेयरिंग में एक फार्मूला तय किया जाता है। आपको याद होगा 2020 के बाद जब यहाँ दोबारा एक पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ तो हुकूमत के तरफ से डीडीसी के इलेक्शन का ऐलान हुआ। बिल्कुल। उस वक्त ये तय किया गया कि पीएजीडी जो है वो मिलके इस इलेक्शन में जो है हम उतर आएंगे। उस वक्त फिर सीट के बंटवारे का एक फार्मूला तय करना था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये तजवीज़ पेश की कि इससे पहले वाला इलेक्शन 2019 का पार्लिमानी इलेक्शन उस बुनियाद पे सीटों का बंटवारा होना चाहिए। पीडीपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने उस वक्त एतराज़ जताया। उन्होंने कहा कि देखिए, आप डीडीसी और पार्लियामेंट का जो है कोई मेल मिलाव है नहीं। उन्होंने ये तजवीज़ पेश की कि क्योंकि डीडीसी का डिस्ट्रिक्ट्स और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से लेना देना है, हमें 2014 के असेंबली नतीजों के बुनियाद पे फ़ैसला करना चाहिए। हालांकि इससे हमें नुकसान हुआ, लेकिन हमने उनकी वो तजवीज़ कबूल की। हमने कहा ठीक है, आप कहते हो कि डीडीसी का रिश्ता पार्लियामेंट से कम और असेंबली के साथ ज़्यादा है, तो हम 2014 के नतीजों के बुनियाद पे सीटों का फ़ैसला करेंगे। अब आप मुझे बताइए, जब 2024 में पार्लियामेंट का नतीजा जो है, पार्लियामेंट के सीटों का बंटवारा होना है, तो उसका यार्डस्टिक क्या रहना चाहिए? क्या उसका यार्डस्टिक असेंबली रहनी चाहिए? क्या उसका यार्डस्टिक डीडीसी रहना चाहिए? क्या मतलब, उसका या उसका फॉर्मूला पार्लियामेंट रहना चाहिए? सॉरी टू इंटरप्ट यू, अब मुझे खत्म करने दीजिए। अगर पार्लियामेंट का यार्डस्टिक पार्लियामेंट रहना चाहिए तो जाहिर सी बात है 2019 के नतीजों के बुनियाद पे सीटों का फैसला होगा। उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पहले से ही 3 उम्मीदवार जीत चुके थे। 3 सीटों पे बीजेपी। हमने कहा ना, अब इन 3 सीटों को जिस पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती है ये हमारे पास, बाकी 3 सीटों पे कांग्रेस और पीडीपी जो है मिल बैठ के तय करें कि कौन वहाँ से लड़ सकता है और जीत सकता है। यही रहा। अच्छा, महबूब मुफ्ती का ये इल्ज़ाम था कि कोई डिसीजन जो है ऐसे नहीं लिया गया, कोई सजेशन नहीं ली गई, कोई भी मिल बैठ के एक मीटिंग नहीं हुई जिसमें ये अनाउंस किया जाता, या इन्होंने डायरेक्टली आके मीडिया में ऐसा बोल दिया कि तीनों पर हम अपने उम्मीदवार खड़ा कर देते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से एक्सपेक्टेशन थी कि कम से कम सुनिए, एक तो क्योंकि फॉर्मूला पहले ही तय हुआ था और दूसरा मैं उस मीटिंग में खुद शामिल था जिसमें महबूबा मुफ्ती जी ने फारूक अब्दुल्ला साहब को खुली छूट दी कि मैंडेटों का फैसला वो करें। तमाम इंडिया अलायंस के जो मेंबर थे वो गवाह हैं। बम्बई में हमारी मीटिंग थी, मैं खुद उस हॉल में बैठा हुआ था जिसमें महबूबा मुफ्ती जी ने सब को वहाँ पे अपनी तकरीर में कहा कि जो भी फैसला फारूक अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर की सीटों पे लेते हैं वो पीडीपी को काबिल कबूल होगा। उन्होंने उस वक्त
फारूक साहब को जिम्मेदारी दी कि आप फैसला करिए सीटों का। अब उस वक्त महबूबा ने अपनी तकरीर में ये क्यों नहीं कहा कि फारूक साहब हमें बुलाएंगे, बिठाएंगे और हमसे बात करेंगे? उस वक्त तमाम इंडिया वालों को जो है बड़ापन दिखाने के लिए महबूबा जी ने कहा कि जो भी फारूक साहब का फैसला होगा वो हमें काबिल कबूल होगा। फिर जब फारूक साहब फैसला करते हैं आप कहते हो ये हमें कबूल नहीं है, तो फिर आपको इंडिया अलायंस में वो बात करनी नहीं थी, क्यों की आपने वो बात? आप कह रहे हैं कि आपकी लड़ाई इस लोकसभा इलेक्शन में किसी इंडिविजुअल से नहीं है, आपकी लड़ाई जो है बीजेपी से है। वो कह रहे हैं कि हमारी भी लड़ाई, सबसे बड़ी लड़ाई तो हम ही लड़ रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। तो ये साइड में आके ये जो बीजेपी को फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं वो पीडीपी के खिलाफ ही। कहाँ? वो उनका ऐसा कहना है कि आप फैसिलिटेट कर रहे हैं। फिर तो अगर आप भी फैसिलिटेट कर रहे हैं, मैदान में तो हम आए ना, पहले मैदान में हम पहले आए। इंडिया अलायंस बीजेपी से मुकाबला कर रही है या नहीं कर रही है? इंडिया अलायंस का क्या फैसला था? पिछले दिनों कांग्रेस के साथ मिलकर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या फैसला था उनका कि 3 सीटों पे वो हमारी मदद करेंगे, 3 सीटों पे हम उनकी। तो बीजेपी की मदद हम कर रहे हैं या वो कर रहे हैं? इंडिया अलायंस के खिलाफ उम्मीदवार किसने उतारे? हमने उतारे या उन्होंने उतारे? उन्होंने। इंडिया अलायंस के खिलाफ उन्होंने उम्मीदवार उतारे, हमने नहीं। तो जाहिर सी बात है इंडिया अलायंस को कमज़ोर करने वाले वो हैं, हम नहीं। वो तो जब उनको ना वो कहा गया ना ये कहा गया ना उनको जम्मू की तरफ से कोई सीट का ऐलान नहीं हुआ कि किस तरीके से कोऑर्डिनेट किया जाएगा, सीट शेयरिंग कैसे होगी, जब कोई ऐलान ही नहीं। उन्हें बुला के उन्हें समझा दिया गया था कि पार्लियामेंट की 6 सीटों में गुंजाइश कम है। कांग्रेस के सीनियर लीडरों ने उनसे बात की, कहा कि पार्लियामेंट में जब 6 सीटें हैं जिनमें पहले से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 3 हैं, अलायंस की गुंजाइश कम है, लेकिन असेंबली इलेक्शन के लिए जो है, मैंने खुद कांग्रेस के लीडरों को कहा कि हम पीडीपी के लिए अपना दरवाज़ा खुला रखेंगे, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम असेंबली में जो है सीट शेयरिंग पे उनसे बात करेंगे पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद। अब ऑपोजिशन लीडर्स गुपकार अलायंस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्योंकि अलायंस तो था पीडीपी का, एनसी का गुपकार अलायंस में, तो वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जिस तरीके से हवा बनाई गई थी गुपकार अलायंस को लेके, इनकी बुनियाद ही झूठी थी, इसमें जो लीडर्स थे वो भी झूठे थे और आज वो इस लोकसभा इलेक्शंस में नंगे हो गए। ये इल्ज़ाम वो लोग लगाए जिन्होंने पहले ही पीएचईडी को धोखा दिया और आप उनकी बात को सही वो तो कह रहे हैं हमने सही किया कि पहले ही पीएचईडी को छोड़ दिया, अगर यही होना था, अगर यही फ्यूचर था तो अच्छा ही किया हमने। पीएचईडी को ख़त्म किसने किया? हमने तो नहीं किया ना, पीएचईडी ख़त्म है। आपने कहीं पीडीपी से ये ऐलान सुना कि अब वो पीएचईडी के साथ नहीं रहेंगे या पीएचईडी का जो एजेंडा है वो उसको कंप्लीट नहीं करेंगे? कम से कम पीएचईडी में रहा क्या? क्यों पीएचईडी क्या सीटों के लिए था? ऑब्जेक्टिव क्या था उसका? उसका ऑब्जेक्टिव था जम्मू कश्मीर की जो खोई हुई हमारी जो इज्जत है, शनाख्त है, वकार है, पहचान है, उसको हम वापस हासिल करें। अब कैसे होगा उमर क्यों साहब? नहीं होगा? उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है आपके पास? लड़ेंगे उसके लिए। क्योंकि बीजेपी बार बार ये इल्जाम लगा रही है कि आपने आर्टिकल 370 के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया। ऑपोजिशन की भी बात करें, वो कह रहे बेवकूफ़ बनाए, इन्होंने अपने घर भरे, ये ऑपोजिशन का कहना है। मैं एक मिनट माफ़ी चाहता हूँ ना, क्या घर भरे? लोगों को हमने ज़मीनें दी 370 की बदौलत। आज जम्मू कश्मीर में पूरे मुल्क के मुकाबले सबसे कम गुर्बत है 370 की बदौलत। मुझे मुल्क का कोई और कोना दिखाइए जहां पे इस तरह के लैंड रिफॉर्म का प्रोग्राम रहा। नहीं ना, आप ये बीच में मत अब मुझे जी प्लीज। ये 370 पे इन लोगों का कहना तो ठीक है, ये लोग तो पहले ही 370 के दुश्मन रहे हैं। 370 को खोखला तो इन लोगों ने किया। 370 का सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर लोगों तक पहुंचा वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पहुंचा। लैंड टू द टिलर और जो डेट रिफॉर्म, जो सारे कर्ज़े माफ़ हुए, रातों रात यहाँ बिना किसी मुआवजे के लोग ज़मीनों के मालिक बने। सबसे कम गुर्बत इस मुल्क में जम्मू कश्मीर में है। आपने कब पिछली बार सुना होगा कि कोई फाका कशी से मरा यहाँ पे? इतना बड़ा सैलाब जो आया 2014 के बाद, उसके बावजूद यहाँ स्टारवेशन से कोई डेथ्स नहीं हुए। तो ये कहने की बात है ना आप कि हमने 370 को इस्तेमाल किया हमने लोगों के फ़ायदे के लिए किया। हमारी एक पहचान रही, हमारी एक इंडिपेंडेंट हुकूमत रही। हम इन दिल्ली के इशारों पे हमने काम नहीं किए। आज देखिए हमारे जज्बातों के साथ खेला जाता है। उमर साहब वही कह रहे हैं कि ऑपोजिशन जो कह रही है 370 को आपने कहा पहले छूने नहीं देंगे, फिर आपने कहा हम वापस लाएंगे। अब आप किसकी सियासत करेंगे? अब आप क्या कहेंगे लोगों से? लोग ये समझ गए हैं कि लोगों को आपने बेवकूफ़ बनाया है आर्टिकल 370 के नाम पे। ये मैंने ये वो कह रहे हैं, उनको कहने दीजिए।
उनका काम है कहना, लोग खुद फैसला करेंगे। लोगों को एक हक है फैसला करने का। अगर हम गलत हैं तो इलेक्शन में साबित होगा। वो दिल्ली की तरफ से लड़ रहे हैं, हम लोगों की तरफ से लड़ रहे हैं, तो देखते हैं लोग किसका साथ देंगे। अगर लोगों को वाकई लगता है कि 370 पे हमने कुछ नहीं किया, हमने लोगों को बेवकूफ़ बनाया, हमने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया, हमने सिर्फ अपनी इमारतें खड़ी की और लोगों के लिए कुछ नहीं किया, और ये जो दिल्ली के नुमाइंदे बैठे हुए हैं इन्होंने सारा कुछ किया, वोट जब गिने जाएंगे उस वक्त दूध का दूध पानी का पानी। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा बीजेपी के लिए, जो कि बार बार ये इल्ज़ाम लगाती रही है कि आर्टिकल 370 पर जो यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उन्होंने अपने घर बनाए। जवाब लोकसभा इलेक्शंस में भी मिलेंगे, असेंबली इलेक्शंस में भी मिलेंगे। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल है उमर साहब, जैसे हम कांग्रेस की बात करते हैं, आज आप कांग्रेस के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं, कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, बट उस दौरान अगर चौधरी लाल सिंह की बात करें, उधमपुर के कैंडिडेट खड़े किए हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, आप सपोर्ट कर रहे हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कैंपेनिंग कर रहे हैं, लेकिन एक कंट्रोवर्शियल लीडर रह चुके हैं। 2018 में जो कुठवा रेप केस हुआ था उसमें वो जो अक्यूज थे उनके सपोर्ट में उन्होंने रैली निकाली, लेकिन आप ही का बयान था पिछले साल, अगर हम 2023 जनवरी की बात करें, तो आपने कहा जी भारत जोड़ो यात्रा में इनको कांग्रेस इजाज़त नहीं देनी चाहिए पार्टिसिपेट करने की, क्योंकि ये कोशिश करेंगे भारत जोड़ो यात्रा को यूज़ करने की एज ए वाइट वॉशर। तो आज जब आप उनकी कैंपेनिंग कर रहे हैं तो वो ये वाइट वॉशिंग कौन कर रहा है आज? मैं लाल सिंह की कैंपेन नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडिया ब्लॉक और कांग्रेस के उम्मीदवार की कैंपेन कर रहा हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं चुन सकती, ना कांग्रेस मेरे उम्मीदवारों में दखल दे सकती है। तो मतलब अगर कोई प्रो रेपिस्ट है तो आप उसकी कैंपेनिंग करेंगे? मैं फिर ये बात दोहराता हूँ, मैं लाल सिंह के लिए कैंपेन नहीं कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लिए कैंपेन कर रहा हूँ। अगर कि मुझे तराजू में जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को तोलना होगा तो बीजेपी मेरे लिए जो है और यहाँ के लोगों के लिए ज़्यादा ख़तरनाक है। बीजेपी हमारे लिए, सबके लिए, किसी और इंडिविजुअल के मुकाबले ज़्यादा ख़तरनाक है, और मुझे बीजेपी को रोकने के लिए अगर इंडिया ब्लॉक और कांग्रेस के उम्मीदवार को मदद करनी होगी तो मैं कर लूँगा। मतलब आप अगर वो प्रो रेपिस्ट लीडर भी है तब भी आप सपोर्ट करेंगे, इसका तो यही मतलब समझेंगे हम? इंडिया अलायंस में वही तो लीडर है। देखिए, अब कांग्रेस ने किसको मैंडेट के लिए चुना वो कांग्रेस का अपना फैसला है। मेरा काम है बीजेपी को वहाँ पे रोकना, और बीजेपी को रोकने के लिए इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को या इंडिया अलायंस के कांग्रेस के उम्मीदवार को, और ये सिर्फ मैं ही नहीं कर रहा हूँ। आप ये सवाल महबूबा जी से क्यों नहीं करती? जाइए पूछिए उनसे। उनके दौर में उन्होंने लाल सिंह को हुकूमत से निकाला या नहीं निकाला? क्या पिछले दिनों जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या कहा? क्या नहीं कहा कि वो कांग्रेस के उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं? कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? कर रही है ना, तो फिर ये सवाल आप उनसे जाके भी करिए ना। आपसे मैं पूछ रही हूँ, तो मैंने आपसे मैं तो सीधा कह रहा हूँ आपसे कि मैं बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी जो है सबसे बड़ा दुश्मन है। ठीक। अच्छा, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे पिछले 5 सालों, प्रेजेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 3 कैंडिडेट्स हैं आपके। थोड़ा सा अगर उनके अचीवमेंट्स के बारे में हम लोग जिक्र करें, लोग ये जानना चाहते हैं, ख़ास तौर पर जो आपकी अपोजिशन है। आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जितने भी थे उन्होंने मीडिया में तो 370 बहुत किया, लेकिन जब पार्लियामेंट में जाते हैं उनको, ये उनका स्टेटमेंट है कि उनको सांप सूख जाता है, वो वहाँ कुछ बोल नहीं पाते, लोगों के हक में बात नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ देखिए, आप जो आंख बंद करके बैठे हैं, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ? क्या हमारे जो एमपी हैं मसूदी साहब या फारूक साहब, उन्होंने कौन सी कसर बाकी रखी? जब उनको मौका मिला उन्होंने बात की, जब उनको मौका मिला उन्होंने रिकॉर्ड पे बातें लाई। यही तो उनका काम है करना। उन्होंने सवाल के ज़रिए हुकूमत को रिस्पॉन्सिबल रखने की कोशिश की, डिबेट्स में उन्होंने हिस्सा लिया, उन्होंने क्वेश्चन आवर में हिस्सा लिया। यही तो मेंबर पार्लियामेंट का काम होता है। अब मैं अकबर लोन साहब के बारे में ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको सेहत दी नहीं। वो पिछले 2-2.5 साल से पार्लियामेंट जा ही नहीं सके, इसलिए इस बार उनको हम मैंडेट भी नहीं दे सके, हमें कैंडिडेट अपना बदलाना पड़ा।
लेकिन जहाँ तक मसूदी साहब का सवाल है या फारूक साहब का सवाल है, उन्होंने कौन सी कसर बाकी रखी? वो तो कह रहे हैं कि एज इफ कि जम्मू कश्मीर का मैप पार्लियामेंट से जैसे ख़त्म सा हो गया है, कहीं दिखते ही नहीं है, कहीं कोई बात नहीं होती है, नौजवानों की बात नहीं होती, जॉब्स की बात नहीं होती है, डेवलपमेंट की बात नहीं होती। जो देखना पसंद नहीं करते उनको आप दिखा नहीं सकते हो। वो कहते हैं ना अंग्रेज़ी में, आप घोड़े को पानी तक ले सकते हो लेकिन उनको ज़बरदस्ती पानी पिला नहीं सकते हो। यू कैन टेक अ हॉर्स टू द वाटर, यू कांट फोर्स इट टू ड्रिंक। अब मैं ज़बरदस्ती मैं उन्हें क्या पढ़वाऊँ? जो पहले ही बीजेपी के गोद में जाके बैठ चुके हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में अच्छी बात कहाँ करेंगे? अच्छा, ये जो गोद में बैठे हैं ये किन की बात कर रहे हैं? किन की बात? जिनको पिछले दिनों तरुण चुग मिले। आप भी मतलब यहाँ के हालात के बारे में कुछ तो खबर रखते होंगे। आपके भी पता नहीं कैमरा वाले थे बुखारी साहब के घर के बाहर या नहीं, लेकिन मैंने तो तस्वीरें देखी। चुग साहब किसके घर गए थे? बुखारी साहब के घर गए। कौन था वहाँ पे उस मीटिंग में? सजाद लोन साहब नहीं थे? थे या नहीं थे? थे? इसका मैं जवाब नहीं दे सकती क्योंकि I wasn't present there. I wasn't present there. I cannot answer. You don't want to answer. You don't want to answer. That's a different matter. But Jammu and Kashmir saw it. लोगों ने देखा ना। उससे ठीक 2 दिन पहले जुमुतुल विदा के रोज़ पे बुखारी साहब जब दरगाह शरीफ हज़रत बल से नमाज़ पढ़ के बाहर आ रहे थे, क्या कहा उन्होंने सजाद लोन और उनकी पार्टी के बारे में? कहा ये 2 ईंट की इमारत है। कहा या नहीं कहा? आपने भी वो रील देखा, मैंने भी देखा। ठीक उसके 1 दिन बाद चुग साहब आए। क्यों आए? क्योंकि बारामूला का जो उनका अलायंस जो था वो उनको टूटते हुए दिख रहा था, उसको दोबारा जोड़ने की ज़रूरत पड़ी। गए सीधा बुखारी साहब के यहाँ और लोन साहब वहाँ पीछे पीछे आए ताकि अलायंस उनका संभल जाए। और किसी के घर गए चुग साहब? अगर कहते हैं वो ईद मुबारक करने गए, यहाँ नहीं आए, कहीं और नहीं गए, सिर्फ बुखारी साहब के यहाँ गए। उसी से आपको पता चल जाता है ना आपके कौन लोग मिले हुए हैं। अच्छा, जो जिनको आप ए टीम, बी टीम या सी टीम कहते हैं, वो आप पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि ये भी तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रहे हैं वाजपेयी के दौर में। फर्क ये है कि मैं खुल के सामने आया, मैं पीछे छुपा नहीं रहा। तो खुल के कहें ना कि हाँ जी हम बीजेपी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्यों नहीं कहते हैं? मैं तो खुल के कहता हूँ, मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि मैंने वाजपेयी साहब के साथ काम किया। मुझे फ़ख्र है कि मैंने किया। ये वो वाजपेयी साहब हैं जिन्होंने यहाँ जमहूरियत, कश्मीरियत पे जोर दिया, इंसानियत पे जोर दिया, जिन्होंने मुग़ल रोड का जिन्होंने मुजफ्फराबाद रोड का किया यहाँ पे, जिन्होंने अमन की बात की, जिन्होंने ये कहा कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। मैंने उस वाजपेयी के साथ काम किया। अल्लाह ने उनको ज़िंदगी रखी नहीं थी। अगर मुझे फिर मौका मिलता मैं फिर वाजपेयी साहब के साथ काम करता, क्योंकि उनका जो एजेंडा जम्मू कश्मीर के लिए था वो एक जोड़ने का एजेंडा था। इस बीजेपी का जो एजेंडा है जम्मू कश्मीर के लिए, ये लोगों को अलग करने का है। यानी उस टाइम की बीजेपी और इस टाइम की बीजेपी में फ़र्क है। आपको फ़र्क नहीं नज़र आता? ये कहते हैं कि जब वो बीजेपी थी तब बीजेपी ठीक थी, जब आप हुकूमत में थे ठीक थी। सही। आज जब आप कोई मिनिस्टर है नहीं, आपको फ़र्क नज़र नहीं आता। जिस रास्ते को वाजपेयी साहब ने खोला उस रास्ते को इन्होंने बंद किया या नहीं किया? जिस जमहूरियत की वाजपेयी साहब ने बात की उस जमहूरियत का इन्होंने कत्ल किया। जिस कश्मीरियत की वाजपेयी साहब ने बात की उस कश्मीरियत का इन्होंने कत्ल किया। जिस इंसानियत की वाजपेयी साहब ने बात की उस इंसानियत की इन्होंने कत्ल की। अरे जनाब, यहाँ सरकारी मुलाजमों को ईद के रोज़ छुट्टी नहीं मिली। आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं? आप भी उस वक्त मौजूद थी वहाँ दरगाह शरीफ हज़रत बल में। इमाम साहब को सज़ा के तौर पे उठा के क्यों लिया वहाँ से? क्योंकि एक इंसान ने वहाँ इस्लाम कबूल किया। वो तो और बीजेपी के एजेंडा क्या ज़बरदस्ती कराया गया था। अरे आप भी थे वहाँ पे, मैं भी था, मैं वहाँ मौजूद था मौके पे। FIR भी उस पर लॉन्च की गई। यार हुकूमत तो इनकी है ना, FIR तो करेंगे बेचारे के खिलाफ। हुकूमत इनकी है, बेइज्जती हुई ना इनकी। जो वो श्राइन बोर्ड को संभालने वाली लेडी है उसकी तो हालत ख़राब हो गई होगी दिल्ली में। उनसे तो पूछा गया होगा कि हमने आपको मिनिस्ट्री का दर्जा दिया, गाड़ियाँ दी, टूटू दिया, सारा कुछ दिया और आप ये भी नहीं रोक पाई। मैं वहाँ गवाह था, मैं बैठा था। 4 बार इमाम साहब ने उस आदमी से, उस लड़के से पूछा
कि आप क्या किसी के जोर पे आके ये कर रहे हो? कहा नहीं। बाद में ये कहा है किसी ने आपको लालच दी? कहा नहीं। उसके बाद फिर पुलिस वाले उसके घर गए। अरे यार, जब पुलिस वाले घर जाते तो यहाँ बड़े बड़ों के पैर हिल जाते हैं ना। अब तो आपको क्या लग रहा है, क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि ये लोग बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं यहाँ पे। अरे अब सरकारी मुलाजमों को ईद पे छुट्टी क्यों नहीं मिली? क्यों नहीं मिली बताइए आप मुझे तो याद नहीं है इससे पहले कोई ऐसा दौर जबकि सरकारी मुलाजमों को ईद के रोज़ पे कैजुअल लीव या एब्सेंट मार्क किया गया हो। अच्छा उमर साहब, अगर हम बार बार आप ऑपोजिशन की बात करते हैं, बीजेपी की बात मैं नहीं, आप करते हैं। बिल्कुल हम करेंगे भी, क्योंकि उनके सवाल हैं। आपसे मेरे सवाल वो मुझसे करें ना, आप अपने सवाल करिए। आपसे जवाब चाहते हैं, क्योंकि बार बार हमसे भी ये सवाल किया जाता है। जैसे आप कहते हैं महबूबा मुफ्ती से जाके ये सवाल पूछे, आप कहते हैं उनसे जाके ये सवाल पूछे, और हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हमसे पूछा जाता है कि आप उनसे पूछ लीजिए। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, ऑपोजिशन या आम लोग जो यहाँ के हैं, आप कमेंट्स भी जब देखेंगे इस वीडियो के, वहाँ पर भी लोग कमेंट्स करते हैं और बार बार ये कहते हैं कि पीएसए लाने वाले आप थे, पैलेट को यहाँ लाने वाले आप थे, आप वाइट कॉलर मर्डर से, ऐसा कहा जाता है। आपने यहाँ पर जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है उनको बेचा, यहाँ पर कत्लो गारत जो है वो आपने कराया। ये इल्ज़ाम है कत्लो गारत कश्मीरी पंडित के साथ। मैं माफ़ी चाहता हूँ, कश्मीरी पंडित के साथ जिन लोगों ने यहाँ खुद बंदूकें इस्तेमाल की, वो हमें कत्ल करने का हमारे ऊपर वो तो कह रहे इलेक्शन रिगिंग से ये सब हुआ। मैं माफी चाहता हूँ ना। बंदूक लाया किसने? मिल्टन तंजीम बनाई किसने? बंदूक उठाया किसने? रीजन क्या था? तो आप जस्टिफाई कर रहे हैं? नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं कर, वो चाहते कत्ल जस्टिफाइड है। वो ना, फिर आप जस्टिफाई कर रही हैं ना, आप जस्टिफाई कर रही हैं। आप कह रहे हैं कि रिगिंग वाज द रीजन। वो कह रहे हैं रिगिंग वाज द रीजन। जस्टिफाइंग इट। You're justifying it. No, I'm not justifying it. I'm just saying कि वो कह रहे हैं रीजन ये था कि इंसर्जेंसी इसलिए तो हुई। So it was justified. No, it is not justified in any sense. Killing an innocent is justified. Not in any sense. There you are. There you are. तो इन स्टेटमेंट्स पे आप क्या कहेंगे लोगों को? मैं क्यों कहूँ कुछ? जिन लोगों ने खुद अपनी हाथों में बंदूकें उठाई, वो मेरे ऊपर क्या इल्जाम लगाएंगे? पीएसए, मैंने खुद कहा कि जम्मू कश्मीर से हम पीएसए हटाएंगे। मैं वादाबंद हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आई, पहले फैसलों में पीएसए को यहाँ से हटाने का फैसला होगा। आप देख लीजिए। उमर साहब, आप ही जहाँ तक पावर प्रोजेक्ट्स की बात है, ये जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, बीजेपी को क्यों नहीं पूछते? जो रतले का पावर प्रोजेक्ट है, उसकी बिजली 40 साल राजस्थान को क्यों दी गई? क्यों दी गई? हमने जब बगलिहार का पावर प्रोजेक्ट बनाया, हमने उसकी बिजली किसी को बेची नहीं, खुद रखा अपने पास। हमने जब कॉरपोरेशन बनाया यहाँ, चिनाब पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जी, हमने उसमें एनएचपीसी के साथ बराबर का हिस्सा रखा ताकि हमारी बिजली कहीं और चली ना जाए। हमने कहीं पे पावर प्रोजेक्ट्स अपने बेचे नहीं, सलामत रखे हमने। हमारे जाने के बाद ये सारा सिलसिला हुआ। अच्छा उमर साहब, आप ही का स्टेटमेंट तो आपने पैलेट गन की बात की जी, ये कहाँ थे 2018 में, 2016 में? कहाँ थे जो आज मेरे खिलाफ इल्जाम लगाते हैं? तो इन्होंने हुकूमत छोड़ी? बात की इन्होंने उस वक्त जब वहाँ दूर ट्रॉफी की बातें चल रही थी? इन्होंने एतराज जताया? कहा कुछ उन्होंने उस वक्त? शुरुआत 2010 से हुई थी ऐसा। आप छोड़िए शुरुआत को, आप फिर जस्टिफाई कर रही हैं। उन्होंने, मैं आपसे कह रहा हूं, छोड़ा उन्होंने? उस वक्त अपनी कुर्सी को पकड़े रखे हुए थे। उमर साहब, ये यही तो कह रहे हैं ऑपोजिशन वाले कि यहाँ ट्रेंड चलता था कि इस हुकूमत ने इतने मारे हैं और अब जो दूसरी हुकूमत बनेगी वो इतनों को मारेंगे। मैं नहीं गिन रहा हूं, गिनती वहां से हो रही है, ये मैं नहीं कर रहा हूं। ये मैं, आपने मुझसे ये कहते हुए सुना है क्या? मैं नहीं कह रहा हूं, वो गिन रहे हैं। क्योंकि वो कह रहे हैं हमारी गिनती बड़ी कम है। जब वो करते हैं तो सही, गिनती कम है वो कहते हैं, तो गिनने वाले वो अब वो नंबर पे आ गए कि इन्होंने 10 मारे, मैंने 9 मारे तो मैं बेहतर हूं। क्या यही हमारी सियासत हो गई? अब मैंने कम से कम जो मेरे दौरे हुकूमत में हुआ, मैंने उसके लिए माफिया मांगी, अफसोस का इजहार किया। मैं बार बार कहता रहा कि गलती हुई, नहीं होना चाहिए था, और मरते दम तक पछताऊंगा।
कि मेरे दौर में ऐसा रहा। इन्होंने कभी अफसोस का इजहार किया? इन्होंने कभी कहा कि मैंने बंदूक लाया, गलती की? इन्होंने कभी कहा? नहीं, इन्होंने कभी कहा कि 2016 में जो हुआ, उन्होंने कभी कहा कि 2016 में जो हुआ हम उसके लिए कसूरवार हैं, हम अफसोस करते हैं? किनकी जिक्र कर रहे हैं आप? उन्होंने जो आपके जरिए मुझ पे ये इल्जाम लगा रहे हैं। आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, आप पीडीपी का कह रहे हैं, आप पीपल्स कॉन्फ्रेंस का कह रहे हैं, किन की बात कर रहे हैं? जो ये बात कर रहे हैं आपसे, ये तो सारी ऑपोजिशन पार्टीज बात करेंगी, तो फिर ये सारे पे उठाएंगे, फिर ये सारे पे है ना, फिर ये सब पे लागू है। अब उमर साहब, अब कैसे हालात लग रहे हैं आपको? अब क्या चेंजेस लाने की जरूरत है? थोड़ा सा उस बारे में भी अगर हम सवाल पूछे। लोगों को चैन की सांस लेने का एक मौका मिलना चाहिए। यहाँ लोग सांस लेने से डरते हैं, बात करना तो दूर की बात। अब यहाँ सरकारी मुलाजमों को कहा जाता है कि आप तो हुकूमत की मुखालफत नहीं कर सकते हो। अरे वो तो नहीं, उनके रिश्तेदार भी नहीं कर सकते हैं। इतना दबदबाव है यहाँ। मौके मौके पे यहाँ बुलडोज़र चलाए जाते हैं, यहाँ बच्चियों से इश्तिहार निकाले जाते हैं अखबारों में। हम चाहते हैं कि यहाँ लोग एक चैन की सांस लें, बिना डर, बिना खौफ। कैसे ले पाएंगे वो चैन की सांस? ये बताइए। हुकूमत का दबाव कम होगा। हुकूमत की मशीनरी लोगों को डराने और धमकाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, उनके राहत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद हालात बदले, मतलब आज के हालात बदले। हाँ, लोग ज़्यादा परेशान हुए, लोग ज़्यादा मायूस हुए। डेवलपमेंट हुआ? मुझे तो दिखा नहीं। पीस किस लिहाज से? आपसे पूछ रही हूँ मैं। मुझे तो नहीं दिख रहा। अच्छा, माइनॉरिटीज़ के अटैक्स 2019 के बाद शुरू हुए। यहाँ से कश्मीरी पंडित जो मुलाजिम जिनको हमने यहाँ बसाया था, उनको यहाँ से निकालने का काम 2019 के बाद हुआ। रजौरी पुंछ में दोबारा मिलिटेंसी का सिलसिला 2019 के बाद जिंदा हुआ। हाँ, पथराव कम हुआ। ये उन लोगों से पूछिए जो कल तक पत्थर फेंक रहे थे, आज क्यों रुके। मैं तो उस वक्त भी कह रहा था कि पत्थर फेंकना गलत है, मत करो। मैं तो खुश हूँ कि आज वो पत्थर नहीं फेंक रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं फेंक रहे हैं वो आप उनसे पूछिए। अच्छा, कश्मीरी पंडित्स का जिक्र तो हम यहाँ पर ना ही करें, क्योंकि बार बार ये भी कहा जाता है कि ये भी विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। ये आज हमसे कहा जाता है यहाँ जो माइनॉरिटीज़ है, कश्मीरी पंडित्स है, नॉन लोकल लेबर्स हैं, उनको मारा जाता है। वो अपने फिगर्स गिनिए कि कितने मारे जाते थे। एक भी मारा जाए तो ज़्यादा है, एक भी मारा जाए तो ज़्यादा है। हम कैसे जस्टिफाई करें कि क्योंकि उनका मज़हब हमारे मज़हब का हमारे मज़हब अलग हैं तो उनको मारना जायज़ है, बेगुनाह है। स्टोन पेल्टिंग को लेके नहीं, आप स्टोन पेल्टिंग नहीं, पहले इस बात पे आइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी बात पे हूँ। पहले इस बात पे आइए। आप कहाँ से कह सकते हैं कि उनके फिगर्स, उनमें से एक भी मरे तो ज़्यादा है? क्यों मरने चाहिए वो? क्योंकि हमारे मज़हब अलग हैं तो हम कहें कि हाँ इनको मारना जायज़ है? देखिए, मैं माफी चाहता हूँ, इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकती। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपसे ये सवाल पूछा जाता है उमर साहब। सवाल पे हम बाद में आते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन चीज़ों का खमियाजा भुगता है। 3,500 से ज़्यादा मेरे साथी इन 30-35 सालों में कुर्बान हुए हैं। जो ये वाइट कॉलर वाली बात करते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कितने उन्होंने मेरे वर्कर मरवाए हैं। मैं कभी बंदूक का जो है जस्टिफाई नहीं करूंगा। आप उमर साहब, आप बंदूक की बात कर रहे हैं, वहीं ये भी इल्ज़ाम तो लग रहा है कि इख्वानीज़ के साथ आपका लिंक था। 1996 से 2002 तक इख्वानीज़ एक्टिव थे। आप जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है उनको एड्रेस करते थे, उनकी जो इवेंट्स होते थे, उनकी रैलीज़ में जो है वो भाषण देते थे। आज भी हैं। और ये भी कि उनको मैंडेट भी दिया गया, जिन्होंने लोगों को मारा, हर पार्टी ने दिए, उनको मैंडेट भी दिया गया। आज कोई ऐसी तंजीम नहीं है कश्मीर में जो आपको ये कह सके उन्होंने किसी फॉर्मर इख्वानी के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाया। हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड भी बताया गया कि रिकमेंड किया गया इख्वानी को। वो मैं नहीं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने। आपने देखी फाइल? आपने फाइल देखी? उमर साहब, आपने फाइल देखी? उमर साहब, ये सवाल है। आप जब आपको सूट करता है आप कहते हो मुझे पता नहीं है। जब आपको सूट करता है आप अफवाहों को ऐसे मतलब प्रेजेंट करती हैं जैसे कि ये फैक्ट है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने फाइल देखी है क्या?
देखिए, अगर सजाद गनी लोन आप पे इल्जाम लगा रहे हैं तो आपको कुछ तो क्लेरिफिकेशन देनी है। देखिए, जब आप एक सुनिए उमर साहब, आप पे इल्जाम लगेंगे, किसी और पॉलिटिकल लीडर पे इल्जाम लगेंगे, बीच में लोग पिस जाते हैं कि आखिर सच कौन बोल रहा है। अगर आप उस सच को नहीं बोलना चाहते हैं तो आप ये बताइए, अगर आप क्लेरिफाई नहीं करना चाहते हैं। ये है कि मेरे तरफ से किसी भी इखवानी के लिए किसी भी तरह का अवार्ड जो है वो रेकमेंड नहीं हुआ है। इससे ज़्यादा आप मुझसे क्या सुनना चाहती हैं? उनकी आप जो कह रहे हैं इन्होंने बंदूक उठाए, बहुत सारी चीजें आपने जिक्र किए, तो वो भी तो थे ना, तो जिनके साथ लिंक्स बनाए। मैं कहाँ इस बात से इनकार कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक इखवानियों के साथ आप बात कर रही हैं, ज़रा ये सजाद गनी लोन साहब जो हैं, आज आपके चैनल पे ये कहे कि उनको बांडीपुर से एक भी वोट नहीं चाहिए। ज़रा कहें, आपके चैनल को बुला के कहें कि मुझे बांडीपुर से एक भी वोट नहीं चाहिए, मुझे सुंबल सोनवारी से एक भी वोट नहीं चाहिए, मैं मानूं। ज़रा बुलाएं, वो तो ऐसे ज़रा कहें ना, कहें, क्योंकि जहाँ उनको सूट करता है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाते हैं, जहाँ उनको सूट करता है वहाँ इनका हाथ थामे हुए बैठ जाते हैं। ये डबल पॉलिसी तो नहीं होनी चाहिए ना। अगर वाकई उनको इखवानियों के मामले में जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाना चाहते हैं, खुला उनको हक है बनाने का, लेकिन उसके साथ साथ आपके चैनल पे वो ये भी कहें कि उनको बांडीपुर, सुंबल सोनवारी ऐसे इलाकों से एक भी वोट नहीं चाहिए। अच्छा, आपने हाल फिलहाल में ही एक गैदरिंग को एड्रेस किया श्रीनगर में ही, जहां आपने कहा कि इस बार लोग जो है इलेक्शन के लिए, वोट्स के लिए जो है बाहर आएंगे, इस बार जो है बंदूक से दबाया नहीं जाएगा। आपके ये स्पीच में आप कह रहे हैं इस बार जो है कोई बाइकॉट का ऐलान नहीं होगा। तो अब इससे क्या समझे हम कि ये हालात ठीक है, कि जो आप कह रहे हालात ठीक नहीं है वो हालात ठीक नहीं है? दो चीज़ें हैं, ये कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है। हाउ दे कॉन्ट्रडिक्टरी? जो कल तक बॉयकॉट का कॉल दे रहे थे आज नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे? वो आप उनसे पूछिए, मैं कैसे कह सकता हूँ? जाइए मीर भाई साहब से पूछिए, करिए ना हिम्मत आप। दैट मीन्स देयर इज अ चेंज। अगर बाइकॉट की अब चेंज है, क्यों है? क्या उनके दिल में तब्दीली आई है या उन्हें मजबूर किया जा रहा है? ये मैं कैसे कह सकता हूँ? ये मैं कैसे कह सकता हूँ? हम लोग हैं जिन्होंने हमेशा बॉयकॉट के खिलाफ आवाज़ उठाई। मैंने अपने तमाम इलेक्शन बॉयकॉट के खिलाफ लड़े। मुझे बॉयकॉट के खिलाफ इलेक्शन लड़ने पे ही तो पीएसए में बंद किया गया। उस वक्त मुझे बंद करने का वजह यही रखा गया कि मैंने बॉयकॉट के खिलाफ जो है लोगों को वोट डालने के लिए तैयार किया। मुझे उसकी सज़ा जो है पीएसए के तौर पे दी गई। लेकिन जो लोग बॉयकॉट का कॉल करते थे, जो अब करें ना करें वो तो वक्त साबित करेगा। अगर नहीं करते हैं तो आप उनसे पूछिए कि क्या बदला, मैं कैसे कह सकता हूँ? आर्टिकल 370 की मनसूखी से पहले आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलते हैं, आप भी मिलते हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी मिलते हैं और जस्टिस हसनैन मसूदी भी मिलते हैं। फिर आपसे पूछा जाता है कि आप क्यों मिले? आप कहते हैं इलेक्शंस को लेकर, असेंबली इलेक्शंस को लेकर हमने बात की। क्या ये मैंने नहीं कहा। क्या बात हुई थी? मैंने असेंबली इलेक्शंस के बारे में बात ही नहीं की। मुझसे सिर्फ ये पूछा गया कि कैसी बात रही। मैंने कहा अच्छी बात रही। और मैंने उसके बाद ये भी कहा कि हम जो प्राइम मिनिस्टर ने हमें कहा हम गलत समझे। मैंने उस वक्त प्राइम मिनिस्टर से कहा था, हमने गुजारिश की कि जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा कदम ना उठाया जाए जिससे कि यहाँ माहौल बिगड़ जाए या लोग परेशान हों या लोगों को कोई तकलीफ़ पहुँचे। वज़ीर आज़म से हमने कहा कि उनका कोई इरादा नहीं है इस तरह का कदम उठाना। तो हमने सोचा कि सब ठीक रहेगा, लेकिन 2 दिन के बाद कुछ उल्टा ही हुआ। अब चलिए, गलती हो गई। तो अगर ये कहा जाता है कि आपको पहले से ही ये पता था ऐसा होने वाला है और आप हाउस अरेस्ट भी होंगे, ये भी आपको पता था? पता था। इन इल्ज़ामों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, हम सब ने एक दिन ऊपर जाना है। अल्लाह ताला के सामने हमें हर चीज़ का जवाब देना होगा। अल्लाह ताला गवाह है। अगर हमें पहले से पता था कि ये 370 का होना है और हमें गिरफ़्तार होना है, लोग यहाँ जो फैसला करेंगे मुझे उससे कोई गिला नहीं है। मुझे डर लोगों का इतना नहीं है जितना मुझे अल्लाह का डर है। मतलब जो लोग आपको वोट करेंगे उनको तो कम से कम आप क्लैरिफाई करेंगे। मैं इससे ज़्यादा क्लैरिफाई नहीं करूँगा। मैं ये जानता हूँ कि जब मुझे अल्लाह ताला के सामने हर चीज़ का जवाब देना होगा, मेरे पास इस बात का जवाब ज़रूर होगा
कि मुझे 370 का बिल्कुल इल्म नहीं था, ना मुझे हाउस अरेस्ट होने का इल्म था, नहीं था हमें पता। और ये अल्लाह जानता है। बस मुझे इससे ज़्यादा इस मामले पे कोई सफाई देने की बिल्कुल बिल्कुल। उमर साहब, और भी कुछ चीज़ें हैं जिस तरीके से आपने, चाहे हम असेंबली की बात करें, आपने 2011 में कहा था कि 2010 में अगर देखा जाए तो लगभग 98 ऐसे लोग हैं जो लोग मरे हैं, जिनकी किलिंग हुई है, ये आपका कहना है। ये रिपोर्ट्स भी है, द हिंदू की रिपोर्ट है। उसके बाद अगर हम इनकी बात करें जो ज़ख्मी हुए हैं, उसमें लोग थे जो मरे भी, 617 आसपास ऐसे लोग हैं जो ज़ख्मी भी हो गए। उनमें से ऐसे हैं जिनको पैलेट्स भी लगे। तो उनको आप कैसे अपोलोजाइज करेंगे जिन पर PSA लगे? किया मैंने, किया मैं पीछे नहीं रहा, पहले दिन से करता आया, आज भी करते हैं, मरते दम तक करूँगा, मरते दम तक करूँगा। वो मुझे पता है मेरे ऊपर क्या गुजरती है जब मैं उन दिनों को याद करता हूँ। मैंने कभी उन दिनों को जस्टिफाई नहीं किया, कभी नहीं, ना करूँगा। अच्छा उमर साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। आप बार बार प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं, इज़न्ट इट? प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं कि जर्नलिस्ट्स को लिखने की इजाज़त नहीं है, बोलने की इजाज़त, और हमसे भी आप ये सवाल करते हैं कि आपको जी कितना बोलने की इजाज़त है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, चाहे हम 2010 की बात करें, क्या केबल टीवी नेटवर्क्स आपकी दौरे हुकूमत में बैन नहीं हुई थी? हुई थी। क्यों हुई थी? हालात थे ऐसे। आज क्या? मैंने कभी नॉर्मलसी का उस दौर में क्लेम नहीं किया। क्या 2010 और आज में आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आता? आता या नहीं आता? 2013 में तब क्या था? क्या था? इंटरनेट सस्पेंड किया। क्या था? आप मुझे बताइए, आप बताइए क्या था? आप बताइए क्या था, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है क्या, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। क्या था? का टाइम था या नहीं? जी था, बिल्कुल था। तो वाज इट अ नॉर्मल और abnormal situation? It was an abnormal situation. अभी तक भी acknowledge करना है। So a government does not have a responsibility to try and normalize the situation? Yes or no? Yeah, of course. That's what we did. तो मतलब आप justify कर रहे हैं कि I am justifying it. आप justify कर रहे हैं। I will continue to justify it. The right to free speech comes with responsibilities. It always comes with responsibilities. I am not an absolutist. I am not an absolutist. The right to free speech comes with responsibility. You can use your right to free speech so long as you are not fermenting trouble. And as a government, we have a responsibility to ensure that the situation is either remains normal or normalizes as fast as possible. आप 2010 और 2013 का मुकाबला आज से कर रही हैं? Either remains normal का आपने जिक्र किया है। Let me finish. अगर आपको आज के हालात 2010 और 2013 जैसे नजर आते हैं, then you are making my case for me. नहीं, और अगर नहीं ना, then what is the justification for keeping a pressure on media? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्रेशर है। आई एम जस्ट आस्किंग कि आप बार बार ये सवाल पूछते हैं कि प्रेशर है। आपसे बोला आप बोल नहीं सकते हैं, आपको इजाजत नहीं है नहीं ना, है नहीं। I challenge you. Let me finish. I challenge you. Do an interview like this with this tone with the LG. I challenge you. Hopefully, इंशाल्लाह, hopefully. नहीं मिलेगा आपको मौका। हो ही नहीं सकता है। मौका ले लेंगे हम, मौका ले लेंगे, सवाल पूछने का मौका ले लेंगे। आप लिख के ले लीजिए मुझसे, आपको मौका नहीं मिलेगा। उमर साहब, थोड़ा सा मैं जरा वाइंड अप करूं। मैंने आपसे किलिंग्स को लेके, PSA को लेके सवाल पूछा, आपने हर चीज़ में कहा आप अपॉलोजेटिक है, आपने किया है ये गवर्नमेंट वो गलती ना करे, आपने जो किया है वो दोबारा रिपीट ना हो। ठीक, मैंने आपसे इंटरनेट शटडाउन का पूछा, मैंने आपसे चैनल्स का पूछा, आप कह रहे हमने किया ये ना करे। मतलब आप यही तो रिपीट, मतलब आप ऑन लूप सिर्फ एक बात कंटिन्यूसली कह रहे कि हमने किया, वी आर अपॉलोजेटिक फॉर इट। नो, ये आप कोई अजीब सा इसको ट्विस्ट दे रही हैं। मैंने ये कहा कि उस वक्त के हालात और इन हालात में फ़र्क है। आपको शायद वो फ़र्क ही नज़र नहीं आ रहा। अगर इस तरह के हालात मेरी हुकूमत में होते, एक डबल पैसे का दबाव मीडिया पे नहीं होता। क्या 2009 में जब मेरी हुकूमत आई हमने मीडिया को कुछ किया? 2011 में, 12 में, अफजल गुरु से पहले 13 में, 14 में किया हमने? किया नहीं किया ना? आज भी एक क्या बात कर रही हैं आप भी? आज भी
ये रट रटा रही हैं आप आज भी। आपको इन हालात में और उन हालात में फ़र्क नज़र नहीं आता। हालातों में बिल्कुल फ़र्क है, हालातों में बिल्कुल फ़र्क है। मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर इस तरह के हालात उस दौर में होते, हमें वो कदम उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमने कब उस वक्त नॉर्मलसी का क्लेम किया? कब कहा हमने नॉर्मलसी है? हमने कहा कि हालात इस तरह के हैं कि हमें ये कदम उठाने पड़े, और मुझे अफसोस है कि हमें उठाने पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये उमर अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद थे, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और अब जो है लोकसभा के लिए कैंडिडेट है बारामूला से। बहुत सारे सवाल हमने इनसे पूछे, ऑपोजिशन के भी पूछे हैं और उसके साथ साथ लोगों के भी सवाल पूछे हैं। क्या कुछ जवाब दिए हैं इन्होंने, ये वीडियो पूरा देखिएगा, और आपकी क्या कुछ फीडबैक रहेगा वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। एशियन न्यूज़ हब के लिए श्रीनगर से फ़ज़ा ज़ैनब।